सभी को नमस्कार। मैं सुरेश भारद्वाज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागड़वास, जिला भिवानी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10-2 कक्षा विषय राजनीति विज्ञान पाठ 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और आज हम इसका भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने ये जाना कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन कौन सी चुनौतियां आई और उन सभी समस्याओं और चुनौतियों का भारत के केंद्रीय सरकार ने किस प्रकार से उनका समाधान किया। जो मुख्य समस्या हमारे देश के सामने थी, वो सबसे बड़ी समस्या विभाजन की समस्या आई थी। विभाजन यानी भारत 15 अगस्त 1947 को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सबसे बड़ी जो समस्या, जो विकराल समस्या थी, वो विभाजन की समस्या थी। विभाजन की समस्या, इसके साथ साथ अन्य समस्याएं भी थी। शरणार्थियों की समस्या, उनके पुनर्वास की समस्या, सांप्रदायिक आधार पर जो तनाव पैदा हो गया था, उसको दूर करने की समस्या। इन्हीं सभी बातों का हमने अपने पहले भाग में अध्ययन कर लिया था और हमने ये भी जाना था कि देसी रजवाड़े का क्या अर्थ है। और भारत की आजादी के समय 565 देसी रजवाड़े थे। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इन सभी 565 देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करना, क्योंकि इतने अधिक छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था और उस समय ये जरूरत थी कि इन सभी देसी रजवाड़ों या रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया जाए। इन सभी रियासतों को एकीकरण करने में, भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो एकीकरण की एक तरह से नीति चलाई, एक मुहिम चलाई और एक सभी राजाओं से एक सहमति पत्र, ये सहमति पत्र इस बात का द्योतक था कि संबंधित राज्यों ने अपनी लिखित सहमति दे दी है कि हम भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, सहमति पत्र। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे, देसी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने ना तो भारत में शामिल होने का मन बनाया था और ना ही पाकिस्तान में। वो एक तरह से उनकी मंशा अपने आप को स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल करना था। लेकिन जो 4 राज्य ऐसे थे उस समय जिन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई थी भारतीय संघ में शामिल होने की। आज हम अपने दूसरे भाग में इन 4 राज्यों के बारे में भी जानेंगे कि वो 4 राज्य कौन से थे जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से एक तरह से मना कर दिया था, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो 4 राज्य कौन से थे जिनको भारतीय संघ में विलय करने के लिए काफी परेशानियां आई। इसके साथ साथ आज हम अपने इस दूसरे भाग में ये भी जानेंगे कि इन 4 राज्यों को जो परेशानी, जो समस्याएं थी, इसके साथ साथ कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां और भी बाकी थी। भाषा का मुद्दा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, ये भी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था उस समय।
आधार पर राज्यों का गठन हो या ना हो, ये काफी लंबे समय तक एक वाद विवाद का विषय रहा। और इस चुनौती को किस प्रकार दूर किया गया, हम ये भी जानेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया और इस आयोग ने कितनी सिफारिशें दी कि राज्यों का जो गठन है वो कैसे किया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो जिस विषय वस्तु का अध्ययन हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको क्रमवार उन सभी का धीरे धीरे समझाऊंगा। आप ध्यान से इसको समझते जाना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो वो 4 राज्य जिन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से एक तरह से मना कर दिया था, वो 4 राज्य कौन से थे? उन 4 राज्यों में शामिल थे हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर और जूनागढ़। ये 4 देशी रजवाड़े या रियासत कह सकते हैं। इनके राजाओं ने उस समय भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था, यानी आनाकानी कर रहे थे। कहीं न कहीं इनके मन में अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को साबित करना था। सबसे पहले हम हैदराबाद को लेते हैं। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। उस समय जब भारत आजाद हुआ तो हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रफल में इसका विस्तार था और इसका जो प्रशासनिक ढांचा था वो अन्य राज्यों से बहुत सुदृढ़ था। हैदराबाद जो रियासत थी इसकी अपनी व्यक्तिगत सेना, डाक सेवा, यहां तक कि इनके पास जो युद्ध सामग्री होती है वो भी बहुत अधिक मात्रा में थी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूं कि हैदराबाद जो था वो धनी राज्यों में से था, यानी कि वहां पर जो रिसोर्सेज थे, एक तरह कह सकते हैं कि संसाधन बहुत अधिक मात्रा में थे। तो ये जो रियासत थी वो एक धनी रियासत थी। हैदराबाद रियासत के जो शासक था उसको निजाम कहा जाता था। निजाम, ये नाम याद रखने की जरूरत है कि हैदराबाद के जो राजा होते हैं या राजा रहे हैं उनको क्या कहा जाता था कि उनको निजाम कहा जाता था। ये जो निजाम है, और उस समय जब भारत के आजाद हो चुका है 15 अगस्त 1947 को, और उस समय आजाद भारत में जो हैदराबाद का जो निजाम था उसका नाम था मीर उस्मान अली। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये नाम आप सभी को याद रखना होगा। मीर उस्मान अली, उस्मान अली, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हैदराबाद के अंतिम शासक थे। तो मीर उस्मान अली, और इसका जो नाम दिया गया था शासक का, निजाम, हैदराबाद का निजाम, है कि ये व्यक्ति बहुत अधिक धनवान था, यानी इस व्यक्ति की गिनती दुनिया के दौलतमंद लोगों में की जाती थी। इसके साथ साथ इसके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति एक तरह से सांप्रदायिक आधार पर शासन करता था। और इसकी जो हैदराबाद की जो क्षेत्र स्थिति को समझिए, ये हैदराबाद राज्य अपने
अपनी जो स्थिति के कारण चारों तरफ से एक तरह से हिंदुस्तानी जो राज्य थे उनसे घिरा हुआ था, लेकिन इतना विस्तृत था कि जो वर्तमान समय में हमारे जो आज के जो क्षेत्र हैं, जो हमारा महाराष्ट्र है, हमारा कर्नाटक है, हमारा तमिलनाडु है और हमारा ये आंध्र प्रदेश है, यानी इतने बड़े क्षेत्र में ये रियासत फैली हुई थी। तो इसके पश्चात ये ध्यान रखिए कि जो हैदराबाद का निजाम था सांप्रदायिक आधार पर शासन करता था, यानी गैर मुस्लिम जो आबादी थी उनके साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं करता था, यानी अपने राज्य में अपने जो मुस्लिम आबादी थी उनको सुविधाएं देने का काम करता था, और इसके विपरीत जो गैर मुस्लिम आबादी थी उनके साथ ये भेदभावपूर्ण की नीति अपनाता था। इस व्यक्ति के राज्य में किसान और महिलाएं बहुत अधिक शोषण का शिकार हुई, यानी ये शासक जब गैर मुस्लिम आबादी के साथ भेदभाव करता था तो किसान और महिलाओं का भी इसने बहुत अधिक मात्रा में शोषण किया, यानी ये जो दो समुदाय हुए महिलाएं और किसान, इनका भी इसने बहुत अधिक शोषण किया। इसके शोषण के खिलाफ किसानों ने भी आंदोलन आरंभ कर दिया था, किसान भी इसके विपरीत हो गए थे और किसानों का साथ महिलाओं ने भी दिया। जब दो संघ एक साथ जुड़ करके जब इस आंदोलन को चला रहे थे तो ये आंदोलन बहुत जोर पकड़ गया, और जिससे चिंतित होकर इस निजाम ने उस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अपनी जो सांप्रदायिक सेना रखता था एक, वो जिसे रजाकार कहा जाता था, उस सांप्रदायिक सेना को इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए भेजा। मैं यहां पर यह भी बता दूं कि ये जो शब्द है रजाकार, ये जो रजाकार थे, मैंने अभी आपको बताया कि ये रजाकार उसकी सेना की एक ऐसी टुकड़ी थी जो कि सांप्रदायिक थी। सांप्रदायिक से मेरा अभिप्राय धर्म के आधार पर, यानी ये जो रजाकार थे वो गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ बहुत अत्याचार करते थे, बहुत अधिक अत्याचारी थे ये, बहुत अधिक अत्याचारी, यानी वो अपनी आबादी के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और गैर मुस्लिम के साथ बुरी तरह से मार काट भी करते थे, मार काट, और उसको कह सकते हैं हम उनकी संपत्ति इसके साथ लूटपाट, और इसके साथ साथ महिलाओं के साथ भी बुरा व्यवहार ये रजाकार करते थे, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार। तो हम देखते हैं कि ये जो रजाकार थे, जब निजाम ने इस किसान आंदोलन को दबाने के लिए रजाकारों की टुकड़ी भेजी और इन रजाकारों ने इन किसानों और महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया, मारकाट मचा दी, लूटपाट शुरू आरंभ कर दी, तो एक तरह से वहां का जो माहौल था वो बहुत ही अधिक एक तरह से तनावपूर्ण हो गया था। इस बात की सूचना केंद्रीय सरकार के पास भेजी गई और भारतीय सरकार हमेशा इसी ताक में थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर सूझबूझ का परिचय दिया और उन्होंने अपनी तुरंत सेना भेज दी हैदराबाद में, और इस रजाकारों की टोली और भारतीय सेना के बीच लगभग 5 से 7 दिन तक ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भारतीय सेना की जीत हुई। कहने का मतलब भारतीय सेना ने उस रजाकारों की टुकड़ी को, निजाम की सेना को हरा दिया, और 17 सितंबर 1948 को
हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। आइए अब हम अपने उस दूसरे राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं जिसने भी आजादी के समय अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी थी और उसने ना तो अपनी सहमति भारत के साथ दी थी और ना ही उसने अपनी सहमति पाकिस्तान के साथ दी थी। जी हाँ, मैं उस राज्य का जिक्र करने जा रहा हूं जो भारत के लिए वर्तमान समय में भी सबसे महत्वपूर्ण है और उस राज्य का नाम था और कह सकते हैं अब है कश्मीर। ये कश्मीर राज्य आजादी के समय हिंदू राज्य होता था, हिंदू राज्य, और इसके राजा का नाम राजा हरि सिंह था। इस राजा हरि सिंह ने अपने आप को दोनों देशों में शामिल होने से मना कर दिया था और ये कहा कि मैं अपने राज्य को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। कश्मीर को शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने 1947-48 में कबीलाई जो समुदाय है उनके साथ मिलकर के और सेना के साथ कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब पाकिस्तान की सेनाएं श्रीनगर तक पहुंच गई तब राजा हरि सिंह की नींद टूटी और उसे ये भय हुआ कि अब तुम्हारा राज्य पाकिस्तान में चला जाएगा। राजा हरि सिंह के द्वारा एक तरह से एक निवेदन भारत की सरकार से किया गया कि आप हमें बचाइए। भारत ने भी उसी वक्त हरि सिंह से ये कहा, राजा हरि सिंह से ये कहा कि इसके हम आपको बचा लेंगे लेकिन बदले में आपको सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने होंगे। राजा हरि सिंह ने अपनी सहमति दे दी। तब भारतीय सेना ने कश्मीर में पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध किया और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। यानी जब कश्मीर का विलय पाकिस्तान की तरफ जा रहा था तब राजा हरि सिंह ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत में कश्मीर का विधिवत विलय हो गया। लेकिन विलय होने के बावजूद भी कुछ ऐसी विशेष सुविधाएं इस राज्य को दी गई थी जो किसी भारत के किसी अन्य राज्य को नहीं दी गई। कह सकते हैं कश्मीर विशेष सुविधाओं वाला राज्य बना उस समय जब इसको शामिल किया गया था। इसको विशेष सुविधाएं दी गई और उन विशेष सुविधाओं को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 कहा जाता है। यानी धारा 370 आप सभी जानते होंगे, आप सभी परिचित होंगे। इस अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को, उस कश्मीर राज्य को विशेष सुविधाएं दी गई और उनको ये अधिकार भी दिया गया कि आप अपने यहाँ का विशेष अपना व्यक्तिगत झंडा रख सकते हैं, अपना संविधान रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये सुविधा भी दी गई कि भारत सरकार के जो कानून होंगे वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होंगे। ये धारा 370 के अंतर्गत विशेष रियायतें दी गई, विशेष सुविधाएं दी गई। ये एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, ये आपको पढ़ना है। लेकिन अब धारा 370 हमारे संविधान से हटा दी गई है। आप सभी को ध्यान होगा 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने कानून बनाकर, संसद में कानून लाकर उसको पारित करके भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। अर्थात अब जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्यों की तरह समान सुविधाओं वाला राज्य बना दिया गया है। वो विशेष जो दर्जा, विशेष जो सुविधाएं दी गई थी उनको बिल्कुल भी हटा दिया गया है। अपने तीसरे राज्य की ओर चलते हैं, तीसरे रियासत की ओर चलते हैं, तीसरे रजवाड़े की ओर चलते हैं जो उस समय मणिपुर के नाम से जाना जाता था।
मणिपुर राज्य का विलय। मणिपुर राज्य का विलय। प्यारे विद्यार्थियों, मणिपुर राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल था। यहाँ के राजा बोधचंद्र जी, राजा का नाम याद रखिए, राजा बोधचंद्र के ऊपर भी ये दबाव था कि वो सहमति पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर करें और अपनी सहमति प्रदान करें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि इस बारे में राजा और जनता के जो विचार थे वो परस्पर अलग अलग थे। यानी राजा सहमति देना चाहता था और उसने बाद में सहमति भी दी, लेकिन वहां की जो जनता थी वो इस निर्णय को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मणिपुर की जनता सांस्कृतिक आधार पर अपने आप को एक तरह से भारत से अलग समझती थी। जब राजा बोधचंद्र ने हस्ताक्षर किए तो जनता का भारी विरोध हुआ और इसी राज्य को शामिल करने के लिए कांग्रेस भी सहमत थी। यानी कौन सी कांग्रेस? मणिपुर कांग्रेस। वहां की जो राजनीतिक दल मणिपुर कांग्रेस भी चाहती थी कि मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल किया जाए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वो अधिकार होता है जो भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार देता है। तो भारत का पहला राज्य मणिपुर बना जिसने अपने वहां सारी सभी जनता को, नागरिकों को वोट डलवाया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया। राजा बोधचंद्र ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और मणिपुर का एक तरह से भारतीय संघ में विलय हो गया। अब हमारा जो अगला राज्य रियासत बचती है जूनागढ़। इस रियासत के राजा ने भी शुरुआती दौर में तो एक तरह से ये कहें कि विरोधी स्वर मुखर किया था, लेकिन अन्य राज्यों की परिस्थिति को देख करके इस राजा ने भी बिना किसी विशेष दबाव के तुरंत अपने हस्ताक्षर सहमति पत्र पर कर दिए और अपने आप को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संघ के सामने उस समय देशी रजवाड़ों की जो विलय की समस्या थी, उसके साथ साथ एक और भी चुनौती थी, वो था राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। भारत आजाद हो गया, लेकिन उसको जब भारत आजाद हो गया, सभी देशी रियासतों का विलय उसके अंदर कर दिया गया। अब समस्या ये आई कि इनको राज्यों का रूप किस आधार पर दिया जाए, इन राज्यों का वर्गीकरण या इनका एरिया किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान के लिए बहुत से सुझाव आए कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र को ही एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं था। इस राज्यों के पुनर्गठन के बारे में राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या राय थी वो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1920 में, स्थान था नागपुर, यानी नागपुर अधिवेशन 1920 में। इस राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था और उसमें इस बात पर मुहर लगाई थी कि जब भारत आजाद होगा तो राज्यों का जो पुनर्गठन होगा, राज्यों का जो निर्माण होगा, वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। यानी उस समय
ये सभी नेता इस बात पर सहमत थे कि जब भी देश आजाद होगा तो हम मिलकर के जो भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसके आधार पर राज्यों का वर्गीकरण करेंगे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, उस समय ये सारी परिस्थितियां बदल चुकी थी। यानी अब वो परिस्थिति नहीं रही थी, क्योंकि भारत के विभाजन के फलस्वरूप सांप्रदायिक जो सौहार्द की जो भावना थी वो समाप्त हो गई थी। उसी के कारण अब केंद्रीय नेताओं को लगता था कि कहीं हमने इस समय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो कहीं देश की एकता खतरे में ना पड़ जाए। यानी सभी अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया, राज्यों का निर्माण कर दिया, तो वो सारे के सारे कहीं अलगाववादी नीति पर ना चल पड़े और देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। इसलिए इस हालात में केंद्रीय नेताओं ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के आधार को नकार दिया। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जगह इस बात का विरोध हुआ, क्योंकि लोग चाहते थे कि हमारे जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। जब सरकार ने इस बात को मना कर दिया तो इस बात के विरोध में भारत के अधिकांश जगह पर आंदोलन हुए, विरोधी हुए, हड़तालें हुई, एक तरह से सरकार का विरोध हुआ। और इस विरोध की सबसे पहली शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने के लिए थी। आंध्र प्रदेश, क्योंकि जो रूपरेखा बनाई गई थी उस रूपरेखा में आंध्र प्रदेश को मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। मद्रास कुछ सालों पहले जो चेन्नई, जिसको आज हम जानते हैं, इसका नाम मद्रास था और उसी के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। इस मद्रास जो राज्य बनाया जाना प्रस्तावित था, इसमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और वर्तमान जो आंध्र प्रदेश है, इनके हिस्सों को मिलाकर बनाया जा रहा था। यानी ये इतने बड़े विशाल क्षेत्र को मिलाकर के एक मद्रास राज्य बनाया जा रहा था। लेकिन ये चारों राज्य अलग अलग भाषिक क्षेत्र हैं और इसीलिए आंध्र प्रदेश के लोगों की इच्छा थी कि इस मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तेलुगु, तो इनकी ये इच्छा थी कि तेलुगु भाषिक क्षेत्र को इस मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। लेकिन इन लोगों की बात को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नकार दिया गया और तर्क ये दिया गया कि यदि इसी प्रकार हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करते रहेंगे तो आगे चल करके हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। लेकिन तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसे आंध्र प्रदेश राज्य आंदोलन कहा जा सकता है। उन्होंने ये मांग की कि हम अपना राज्य भाषा के आधार पर बनवा कर रहेंगे और जो आंदोलन चला उसका नेतृत्व एक व्यक्ति हुए जो जिसने इस आंदोलन का एक तरह से ये कहें कि नेतृत्व किया। उस व्यक्ति का नाम पोटी श्री रामुलु, ये वो व्यक्ति हुए जिसने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया।
इस व्यक्ति ने केंद्रीय सरकार के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, भूख हड़ताल यानी एक तरह से ये कह दिया कि जब तक आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम इस भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और वो व्यक्ति था पोटी श्रीरामुलु। इस व्यक्ति ने लगातार 56 दिन तक भूख हड़ताल की। 56 दिन, सोच के देखिए, लगभग 2 महीने इस व्यक्ति ने कुछ खाया पिया नहीं, एक तरह से भोजन ग्रहण नहीं किया। 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पर बैठे रहे और 56 दिन के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो ही इस व्यक्ति की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई तो तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोगों का जो आंदोलन था अपने क्षेत्र को राज्य बनाने के लिए, वो बहुत ही हिंसक हो गया। हिंसक से मेरा यहाँ अभिप्राय ये है कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन होता है उसमें आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन जब वो आंदोलन हिंसक हो जाता है तो एक सामान्य जो नागरिक होते हैं उनके साथ और सार्वजनिक संपत्ति के साथ बहुत ही नुकसान किया जाता है। और ये हिंसक आंदोलन हुआ, एक तरह से लूटपाट होने लगी और कानून व्यवस्था समाप्त हो रही थी। तब जाकर के केंद्रीय नेताओं को लगा कि अब परिस्थिति काबू से बाहर हो रही है, काबू से बाहर। तो तब केंद्रीय नेताओं ने विचार विमर्श करके तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाने का फैसला किया। यानी भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य था। अब इन सभी नेताओं के सामने ये एक समस्या आ खड़ी हुई कि इस प्रकार से यदि पूरे देश में लोग आंदोलन करने लगेंगे और प्रत्येक आंदोलन की परिणति एक नए राज्य के रूप में होगी तो हमारे देश की एकता को एक बार पुनः खतरा हो जाएगा। तब एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बिठाया गया और उस कमीशन का ये कार्य था कि वो इस बात का पता लगाए कि भारत में जो राज्य बनाए जाएं वो उनका आधार क्या हो, किस आधार पर किसी राज्य का निर्माण किया जाए। और उस कमीशन का नाम, उस आयोग का नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। वो था राज्य पुनर्गठन आयोग और इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। लगभग 3 वर्ष तक इस आयोग ने विभिन्न प्रकार की बैठकें आयोजित की, विभिन्न राज्यों में जाकर पता लगाया, लोगों की भाषा की समस्या को जाना, लोगों की आकांक्षाओं को समझा, उनकी भावनाओं को समझा और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिशें बनाई उन सबको संक्षिप्त रूप में रख करके 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। अब हम ये जानेंगे कि इस अधिनियम की जो मुख्य सिफारिश क्या थी, यानी इस आयोग के गठन के पीछे जो उद्देश्य रखा गया था, क्या ये आयोग अपने उस उद्देश्य में कामयाब हुआ। इस आयोग की जो मुख्य सिफारिश थी वो ये थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, किया जाना चाहिए भाषा के आधार पर। यानी इस आयोग की तरफ से भारतीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को ये हरी झंडी मिल गई थी कि वो अब नए राज्यों का जो गठन करें उनका आधार भाषा को बनाया जा सकता है। यानी जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लोग अधिकांशतः होते हैं
उनके इच्छा के अनुसार उस क्षेत्र को वो राज्य बना सकते हैं। तो ये था राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें। और इसी पुनर्गठन अधिनियम की सिफारिश अनुसार उस समय जो इन्होंने सिफारिश दी थी भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी इस आयोग ने जो सिफारिशें दी उनके एक तरह से परिणामतः 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये जान लिया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित होने के बाद राज्यों के गठन के बारे में ये साफ हो गया था कि उनको गठन करते समय भाषा एक तरह से मुख्य रूप से आधार बनाया जाएगा। इसी क्रम में 1960 में गुजरात जो राज्य होता था उसके अंदर 2 भाषा मुख्य तौर से बोली जाती थी, गुजराती और मराठी। और ये मांग उठी कि मराठी क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो तब गुजरात राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। जिस क्षेत्र में गुजराती भाषा बोली जाती थी वहां गुजरात बनाया गया और मराठी भाषी क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य बना दिया गया। इसी प्रकार 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब बहुत बड़ा राज्य था और जिसके अंदर मुख्य भाषा पंजाबी बोली जाती थी, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी थी जो पंजाबी भाषा नहीं बोलती थी और पंजाब बहुत विस्तृत राज्य था। जब हिंदी भाषी क्षेत्र ने अपनी मांग उठाई अलग राज्य की तो 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बना दिए गए। इसी क्रम में 1972 में 3 राज्य बनाए गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1987 में 2 राज्य बनाए गए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। और सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और रिसेंटली यानी एक तरह से बहुत नजदीक 2014 में तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग करके इस राज्य का गठन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का गृह कार्य आपके लिए पहला प्रश्न, उन 4 राज्यों के नाम लिखो जिनके विलय में परेशानी आई। यानी जिसका आपने अभी अध्ययन किया है उन 4 राज्यों के आपको नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में कैसे हुआ। यानी आपको हैदराबाद का जो विलय की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसकी क्या सिफारिशें दी, यानी कि इसकी सिफारिशें लिखो। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। पांचवा, भारत में विलय को लेकर मणिपुर की जनता खुश क्यों नहीं थी।